अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल्स का। एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या होते हैं, इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास लेवल विड्थ। इसी से रिलेटेड है हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करेंगे। बेसिक टॉपिक हमारा है एनर्जी लेवल, उसके बाद हम लेवल विड्थ को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कंजर्वेशन लॉज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज हैं जिनको न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो फॉलो करते हैं। उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था हमारे पास, लीनियर मोमेंटम था, और उसके बाद हमारे पास एंगुलर मोमेंटम था। एंगुलर मोमेंटम में भी हमने दो लिए थे, मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिया था और स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिया था। इसी तरीके से हमारे पास और भी डिफरेंट लॉज थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी लास्ट लेक्चर में वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो कंजर्वेशन लॉज को ओबे नहीं करती। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट है हमारे पास और डायपोल मोमेंट था हमारे पास। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये कंजर्वेशन लॉज को ओबे नहीं करती। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी लेवल। पहले हम एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी लेवल्स बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो है कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ड्यूरिंग द लॉन्ग लाइफ टाइम। अब लॉन्ग लाइफ टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्या होता है कि अगर हमारे पास एक एटम है ए, उसने डिसइंटीग्रेट होना है, तो डिसइंटीग्रेशन का कुछ ना कुछ टाइम होगा, जिसमें अगर मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो कुछ टाइम में इसका 4th पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ में ये हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास लॉन्ग लाइफ टाइम, अगर इसका डिसइंटीग्रेशन का हमारे पास लॉन्ग लाइफ टाइम है, बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम है ऑफ अ कंपाउंड न्यूक्लियस, और ये कौन सा एलिमेंट है, एक कंपाउंड न्यूक्लियस है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। तो उसके दरमियान में, इसके डिसइंटीग्रेशन के दौरान, दूसरे एटम में कन्वर्जन के दरमियान में एक स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं क्वासी स्टेशनरी स्टेट्स। यहाँ पर इस स्टेट के ऊपर जो लेवल्स होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी स्टेट्स को हम बोलते हैं वर्चुअल स्टेट्स, या वर्चुअल लेवल्स बोलते हैं, या बाउंड लेवल्स बोलते हैं। ये मैं आपको डायग्राम से भी शो करवाऊंगी कि बाउंड लेवल जो है या वर्चुअल लेवल और वर्चुअल स्टेट्स ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो वर्चुअल लेवल हमारे पास बेसिकली होता क्या है। अ वर्चुअल लेवल इज़ एन एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल होता है। देखें, अब यहाँ पर हमारे पास एक एटम है, इसने डिसइंटीग्रेट होना है एटम बी में। डेफिनेट बात है कि इसकी एनर्जी हाई होगी। इसकी एनर्जी हाई होगी, ये रेज़ को इमिट करेगा, अपनी एनर्जी को कम करना स्टार्ट कर देगा और दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। दरमियान में एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। तो डेफिनेट बात है कि जब ये एटम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर भी मौजूद जो भी स्टेट होगी, जिसको हम क्वासी स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दे रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो वही जो एनर्जी लेवल्स होंगे जो क्वासी स्टेशनरी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनको हम बोलेंगे अ वर्चुअल लेवल। और वर्चुअल लेवल एनर्जी लेवल है जो कॉरस्पॉन्ड करता है एक्साइटेशन एनर्जी से ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, और इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी भी हमें जब पार्टिकल को एक्साइट करना होता है, हमें ग्राउंड स्टेट से हमें एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है।
तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबल एनर्जी स्टेट्स। ये छोटी छोटी टर्म्स है, हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली, जो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती हैं और इस टॉपिक में एनर्जी लेवल्स में हमने यूज़ करनी है, इसलिए पहले मैंने इनको क्लियर किया है। यहाँ पर डेफिनेशन इनकी मेंशन की है। स्टेबल एनर्जी स्टेट्स हमारे पास कौन सी स्टेट होती हैं? द मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट इज़ द स्टेट, वो स्टेट होती है हैविंग लोएस्ट एनर्जी, जो सबसे कम एनर्जी रखती है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, और इसका ज़ीरो पोटेंशियल होता है हमारे पास, और एनर्जी हमारे पास बाकी सारी स्टेट से कम होती है। तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास कौन सी स्टेट होती है? ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, लोएस्ट एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसको हम स्टेबल एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं। इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो नॉर्मल स्टेट होती है, द लोएस्ट बाउंड लेवल्स ऑल आर ऑक्यूपाइड, जो लोएस्ट बाउंड लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड होते हैं। इसको आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? लेट अस कंसीडर के एक एटम है, एटम के इर्द गिर्द हमारे पास क्या हैं? ऑर्बिट्स हैं। तो हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर ये जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में चला जाए। ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट फिल होगी, उसके बाद ही नेक्स्ट ऑर्बिट जो होगा वो फिल होगा। तो जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये जो लोएस्ट है, जो न्यूक्लियस के साथ होता है ऑर्बिट, उसकी एनर्जी कम होती है। तो हमेशा पहला ऑर्बिट फिल्ड होता है जब हमारे पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट फिल्ड होता है, सिवाय हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। द रीजन्स ऑफ द वर्चुअल लेवल्स, अब वर्चुअल लेवल किस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, वो रीजन कौन सा होता है उसको डिस्कस करते हैं हम। द रीजन ऑफ द वर्चुअल लेवल्स कंटेन दोज एनर्जी लेवल्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? रीजन्स ऑफ द वर्चुअल लेवल, जो वर्चुअल लेवल्स होते हैं, लेट अस कंसीडर के ये वर्चुअल लेवल हैं और ये इनका रीजन है। ये जो वर्चुअल लेवल का रीजन है ये वो वाले एनर्जी लेवल को रखेगा जो ऑक्यूपाइड होंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। मीन्स यहाँ से कोई पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान नहीं निकलेगा, ये सारे पार्टिकल ऑक्यूपाइड होंगे। जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट होता है वहाँ से पार्टिकल को बाहर निकालना सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन का फैक्टर जो है वो मैक्सिमम होता है। सेम वही बात यहाँ पर मेंशन की हुई है। वाइल द न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन एन इंटरमीडिएट स्टेट एज अ कंपाउंड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा एज एन इंटरमीडिएट स्टेट, दरमियान वाली स्टेट में, एज अ कंपाउंड न्यूक्लियस के तौर पर। मीन्स जब हम जाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो दरमियान में एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर जो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा उसको नाम दिया गया है एज अ कंपाउंड न्यूक्लियस। दीज लेवल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो ये जो हमारे पास लेवल्स हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं, वर्चुअल लेवल्स का नाम देते हैं या हम वर्चुअल स्टेट्स का नाम दे रहे हैं, तो ये जो लेवल्स हैं हमारे पास ये क्लोजली रिलेटेड है किस फिनोमेना से? रेजोनेंस से। रेजोनेंस आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास वो फिनोमेना है जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलती है, तो उसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। डी एक्साइटेशन, अब पहले हमने कहा था कि एक्साइटेशन हो जाएगी, हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, तो अगर डी एक्साइटेशन हमारे पास होती है तो फिर क्या होगा? हमारे पास डी एक्साइटेशन ऑफ बाउंड लेवल्स कैन टेक प्लेस ओनली बाय इमिशन ऑफ गैमा रेज। जो डी एक्साइटेशन है किसी भी पार्टिकल की बाउंड लेवल से, लेट अस कंसीडर के ये हमारे पास लेवल्स हैं,
यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो लेवल्स हैं ये बाउंड लेवल्स हैं। बाउंड लेवल्स, अनबाउंड लेवल्स, ये सारी डिटेल आप न्यूक्लियर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स 1 में पढ़ चुके हैं। तो बाउंड लेवल में अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे इस पार्टिकल को यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गैमा रेज को इमिट करवाना पड़ेगा। अगर गैमा रेज यहाँ से इमिट होती हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है ये गैमा रेज की सूरत में अपनी एनर्जी को इमिट करेगा और ख़ुद डी एक्साइट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि डी एक्साइटेशन के दौरान में एनर्जी ज़्यादा होती है और डी एक्साइटेशन के दौरान में एनर्जी है हमारे पास वो डी एक्साइटेशन के दौरान में हमेशा रिलीज़ होकर कम होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हम कह सकते हैं कि इनवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। While the de-excitation from the virtual level can take place in a variety of ways, बहुत सारे जो फिनोमिनाज हैं उसके ज़रिए डी एक्साइटेशन हो सकती है। किससे? वर्चुअल लेवल से, जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। या तो इमिशन होगी पार्टिकल की, या फिर गैमा रेज की इमिशन हो सकती है। किसी भी तरीके से जो डी एक्साइटेशन है वर्चुअल लेवल से वो हमारे पास पॉसिबल हो सकती है। दोनों प्रोसेस हैं हमारे पास, इमिशन ऑफ पार्टिकल्स इमिट होंगे और द इमिशन ऑफ द गैमा रेज या गैमा रेज इमिट होंगी, लेकिन दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी होगी वो हाई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। The presence of the discrete energy levels in the nuclei has been confirmed by the experimental results. जब एक्सपेरिमेंट किए गए एनर्जी लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए तो वहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल भी फाइंड आउट किए गए। अब एनर्जी लेवल में और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ही एटम को डिसइंटीग्रेट होने के लिए हमारे पास 3 लाइफ टाइम आ रहे थे। 4 मिनट्स आ रहा था, 4 आवर आ रहा था, 3 आवर आ रहा था। तो इस तरीके से जब एक एटम किसी दूसरे एटम में डिसइंटीग्रेट होता है तो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसइंटीग्रेशन के दौरान में हमने देखा कि 4 आवर के दौरान में जो एनर्जी मिली है वो मिली है हमें 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 3 आवर्स के दौरान में हमें एनर्जी मिली है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये डिस्क्रीट एनर्जी है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो इस तरीके से हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल भी मिल जाते हैं। In some reactions the discrete energy values have been observed. It has been explained that ejection of highest energy proton, वो प्रोटॉन जिसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी वो जब इजेक्ट होगा तो वो कहाँ से इजेक्ट होगा? करस्पॉन्ड्स टू द न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस से इजेक्ट होगा जिसके वो ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, लोएस्ट स्टेट में, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में वो खुद एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन उस पार्टिकल की एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग इजेक्शन मतलब इमिशन के दौरान में वो एनर्जी बहुत हाई हो गई है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये वाला जो प्रोटॉन है वो हाईएस्ट एनर्जी इमिशन हमें प्रोवाइड करता है अगर वो ग्राउंड स्टेट से इमिट हो रहा है तब। नेक्स्ट है हमारे पास while the ejection of lowest energy photon corresponds to the product of highest energy state or the excited energy states means ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट्स एक दूसरे का उलट हैं। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि जो हाईएस्ट एनर्जी प्रोटॉन इजेक्शन होगा जब इमिट होगा किसी भी एटम से तो वो लोएस्ट ग्राउंड स्टेट से इमिट होगा। लोएस्ट ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि वो स्टेट जहाँ पर एनर्जी जो होती है वो कम से कम होती है। लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि लोएस्ट एनर्जी प्रोटॉन मतलब फोटोन जो हमारे पास फोटोन इमिट हो रहा है अगर उसकी लोएस्ट एनर्जी है तो वो कहाँ से इमिट होगा? वो एक्साइटेड एनर्जी से, एनर्जी स्टेट से इमिट होगा। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे का उलट हैं कि हाईएस्ट एनर्जी फोटोन कब इमिट होंगे और लोएस्ट एनर्जी फोटोन कब इमिट होंगे। दिस एनर्जी डिफरेंस, अब दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस आ गया है, एनर्जी डिफरेंस आ गया है। एक में हाईएस्ट एनर्जी हो रही है और एक में लोएस्ट एनर्जी हो रही है। हमारे पास लोएस्ट एनर्जी फोटोन इमिट हो रहे हैं।
दिस एनर्जी डिफरेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स स्पेसिंग। ये जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है ये डिपेंड करेगा एनर्जी लेवल्स की स्पेसिंग के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ कि जिस तरीके से हम कंसीडर करते हैं कि कंडक्शन में हमारे पास 3 सॉलिड्स होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर की हम क्या एग्जांपल लेते हैं कि ये है वैलेंस बैंड और इसके साथ है हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पार्टिकल को जाने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर होगी, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही होती है कंडक्टर के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो हमारे पास बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड अगर यहाँ पर है तो गैप ज़्यादा होता है, मतलब स्पेसिंग ज़्यादा होती है। अब सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर होती है। इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है कि इस स्पेसिंग को ओवरकम कर सके, पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो ऊपर आसानी से आ जाए। यही बात इस पॉइंट में की गई है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये बेसिकली किस वजह से आता है। यहाँ पर देखें ये गैप कम था, स्पेसिंग कम थी, एनर्जी कम रिक्वायर हुई, यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो ये डिपेंड करता है कि रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स के दरमियान में स्पेसिंग क्या है। उसी स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर है या कम रिक्वायर है, इजेक्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा है या कम है हमारे पास। This is further confirmed by the fact that ejected proton of lowest energy are accompanied by the simultaneous ejection of the gamma emission। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, जो इजेक्ट हो रहा होता है प्रोटॉन लोएस्ट एनर्जी वाला, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इजेक्शन ऑफ गैमा एमिशन भी होती है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो शेयर हो गई है, इसलिए एनर्जी कम हो गई है। किस किस में शेयर हो गई है, ये एक तो प्रोटॉन को इजेक्ट करने में शेयर हो गई है और दूसरा गैमा रेस को इमिट करने में ये एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है। जबकि हाईएस्ट एनर्जी इजेक्शन ऑफ फोटोन जो होता है इज़ नॉट एक्कम्पेनिड बाय द गैमा एमिशन, इसमें गैमा एमिशन नहीं होता। देखिए एक जो हमारे पास एटम है उससे हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं, मीन्स एक तो प्रोटॉन मिल रहा है, दूसरा हमें गैमा मिल रहा है। तो इसका मतलब है इस पार्टिकल की, इस एटम की जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों के दरमियान में शेयर होगी, तो इसलिए यहाँ पर कम एनर्जी होगी। लेकिन अगर मैं यही एटम ले लूँ, इसको ए का नाम दे दूँ, ये सिर्फ एक ही चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर फोटॉन्स को इमिट करवाने में कंज्यूम हो रही है इसकी सारी की सारी एनर्जी। इसका मतलब है इसने अपनी सारी एनर्जी जो है वो इस फोटोन के ऊपर ही लगानी है, यहाँ से गैमा इमिशन नहीं हो रही। तो गैमा इमिशन जब नहीं हो रही हमारे पास, इट्स मीन सारी एनर्जी फोटोन के ऊपर कंज्यूम हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट एनर्जी इजेक्शन ऑफ फोटोन का नाम देते हैं। ये मैंने डायग्राम यहाँ पर शो की हुई है कि हमारे पास बाउंड लेवल कहाँ पर होते हैं, ऑक्यूपाइड लेवल कहाँ पर होते हैं, अनऑक्यूपाइड लेवल कहाँ पर होते हैं और वर्चुअल लेवल कहाँ पर होते हैं। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर लेवल के सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल लेवल्स होते हैं हमारे पास। वर्चुअल लेवल्स में पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, मीन्स ये एक एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर इस पार्टिकल ने जाना है डाउनवर्ड, मीन्स ग्राउंड स्टेट की तरफ जाना है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी पार्टिकल इमिट करेगा एनर्जी को। उसके नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर 0 ऑफ एनर्जी है हमारे पास इस स्टेट के ऊपर। उससे नीचे हमारे पास है बाउंड लेवल एक्चुअली हमारे पास अनऑक्यूपाइड होते हैं। अनऑक्यूपाइड, अब आप कहेंगे कि डायग्राम में तो आपको ये पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, ये वाले पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, फिर ये अनऑक्यूपाइड कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर स्टे नहीं कर रहे। इसकी एनर्जी कितनी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, बाउंड लेवल्स की, अनऑक्यूपाइड लेवल है। अब एक पार्टिकल जब यहाँ से नीचे आया तो ये बाउंड लेवल में नहीं आया, बल्कि बाउंड लेवल का जो पार्टिकल था वो भी अपनी लेवल को छोड़कर
दूसरे लेवल में आ रहा है। मीन्स ये वाले जो बाउंड लेवल हैं ये हमेशा अनऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ पर आ भी गया है तो अपनी एनर्जी को इमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन का। मीन्स इस ट्रांजिशन में, इस चेंज में क्या होता है, रेडिएशंस इमिट होती हैं, जिसको हमने पीछे गैमा इमिशन का नाम भी दिया है। उसके बाद हमारे पास इतने लेवल पर स्टार्ट होते हैं बाउंड लेवल्स, लेकिन ये बाउंड लेवल्स क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं। या तो फुली ऑक्यूपाइड होते हैं या पार्शली ऑक्यूपाइड होते हैं, क्योंकि ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो स्टेट्स होंगी बाउंड लेवल्स की, ये ऑक्यूपाइड होंगी। किसी में हो सकता है कम पार्टिकल एग्जिस्ट करें, किसी में हो सकता है फुली पार्टिकल एग्जिस्ट करें। तो इसीलिए कहा गया है कि ये या तो फुली ऑक्यूपाइड होंगे या पार्शली ऑक्यूपाइड होंगे। मीन्स अगर हमारे पास एक एटम है, उसके बाहर पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में आने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, हम इसका कहेंगे ये स्टेट फुली ऑक्यूपाइड है। अब नेक्स्ट ऑर्बिट है हमारे पास, इसमें आने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 4 की तो जगह यहाँ पर मौजूद है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये पार्शली फिल्ड कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास लेवल विड्थ। छोटा सा टॉपिक है ये। लेवल विड्थ हमारे पास क्या होती है, द एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ कंपाउंड न्यूक्लियस। जब उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक्साइट कर जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। whether the bound or the compound nucleus has a definite lifetime, उनका एक definite lifetime होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, excited state से खुद ही ground state में आ जाते हैं एनर्जी को emit करके। It is defined the average time for which the nucleus remain in an excited state। excited state में रहने का भी एक average time होता है और उसके बाद de-excitation start हो जाती है। de-excitation खुद ब खुद यहाँ पर होती है और इस दौरान में गैमा इमिशन हमारे पास होती है या पार्टिकल्स इमिट होंगे। वो पार्टिकल्स कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हमने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में पढ़ा था, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के पार्टिकल भी हमारे पास इमिट होते हैं। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियस, लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियस को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स मीन ये रिलेशन आपके पास बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/t। अगर लाइफ टाइम ज़्यादा है तो डीके कांस्टेंट आपके पास कम होगा। मीन्स लाइफ टाइम ज़्यादा है किसी चीज़ का तो वो ज़्यादा देर तक चलती है, पायदार होती है वो चीज़, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका डीके कांस्टेंट कम हो गया और ये रिलेशन उसे वेरीफाई कर रहा है। और इसका उलट भी पॉसिबल है, अगर लाइफ टाइम हमारे पास कम हो गया तो इट्स मीन डीके कांस्टेंट ज़्यादा हो गया। मीन्स ऐसी चीज़ें जो पायदार नहीं होती है उनका लाइफ जो होता है, लाइफ टाइम जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उनका डीके कांस्टेंट ज़्यादा होता है। लेवल विड्थ हैज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको भी हम यूनिट ऑफ एनर्जी में ही मेजर करते हैं। लेवल विड्थ बेसिकली है क्या, सेपरेट ऑफ एनर्जी है इन दी स्टेट। कोई भी स्टेट हम जो कंसीडर करेंगे उसमें जो सेपरेशन ऑफ एनर्जी है कि कितनी सेपरेट हुई है एनर्जी, उसको हम लेवल विड्थ का नाम देते हैं। लेवल विड्थ जो होती है ये इंक्रीज़ करती है विद दी एक्साइटेशन एनर्जी इंक्रीजेज। अगर एक्साइटेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो लेवल विड्थ भी इंक्रीज़ करेगी। मीन्स एक्साइटेशन एनर्जी का और लेवल विड्थ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। There is also the inverse relation between the energy and the mean lifetime। मीन्स एनर्जी के दरमियान और मीन लाइफ टाइम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। अब इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अगर हमारे पास लाइफ टाइम ज़्यादा है तो मीन एनर्जी कम हो जाती है, अगर हमारे पास लाइफ टाइम जो है वो कम है तो मीन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। स्मॉल वैल्यू ऑफ मीन लाइफ टाइम टी गिव्स द लार्ज सेपरेट ऑफ एनर्जी। मीन्स टी की वैल्यू कम है तो डेफिनेट बात है एनर्जी सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से इसका उलट भी हमारे पास पॉसिबल है। The level width corresponding to the particular mode of decay is called partial level width। जब particular mode आ जाएगा हमारे पास decay का, कि डिके हमारे पास कौन सा है, जैसे हमने डिके की टाइप्स पढ़ी हुई हैं तो उसको हम कहेंगे पार्शियल लेवल विड्थ।
आज के लेक्चर में बच्चों आपको कोई भी पॉइंट हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।